देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को जिन मुआशी बहरान का सामना है, उस वजह से IMF के साथ मामला तय होने के बावजूद रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। मगर हुकूमती वज़रा मुखालिफिन के साथ बात करके मुल्की सियासी फजा बेहतर बनाने और अफवाम तफहीम से मसाइल हल करने के बजाय किसी और रास्ते पर ही गामजन दिखाई देते हैं। इल्जामात दर इल्जामात का एक ना रुकने वाला सिलसिला दोनों जानिब से थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके नतीजे में अवामी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो हालात इस जगह तक पहुंचे हैं कि खुद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने भी जमात के बयानी की हिमायत बंद कर दी है। जैसे कि आज सरदार मेहताब अब्बासी ने कहा, आज भी मरियम नवाज एबटाबाद में वर्कर्स के इजलास से बात कर रही थी, मगर किसी डेवलपमेंट की खुशखबरी के बजाय सिर्फ इल्जामात ही सुनाई देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कह रही थी, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। जेलें भरने का दावा करने वाले 10 साल अपनी जेबें भरते रहे, इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब के हर इदारे को ताला लग गया, क्योंकि पता था चोरियां की हुई हैं, पकड़े जाएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के जो फंड्स थे, जो आपकी तरक्की पर खर्च होने थे, आपकी तामीर पर खर्च होने थे, वो जमान पाक की तामीर पर खर्च होते रहे, उसको बुलेट प्रूफ करने में खर्च होते रहे। जो आपकी हिफाजत पे पैसा खर्च होना था, वो इमरान खान की हिफाजत पे खर्च होता रहा। ये कहां का इंसाफ है? और आज जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं मैं जवाब नहीं दूंगा। जवाब तो देना पड़ेगा, और मवाजना करना है तो 2022 से 2023 का मुआवजा नहीं होगा हजारा वालों, मुआवजा होगा तो शहबाज शरीफ के पंजाब के 10 साल और इमरान खान के खैबर पख्तूनख्वा के 10 साल का मुआवजा होगा। जी, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने के मामले पर दरपेश मसाइल सामने रख दिए हैं। कहीं सिक्योरिटी और कभी कहीं पे फंड्स की गैर दस्तियाबी। आज इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए आइन में मौजूद हिदायत के हवाले देते हुए कहा कि इलेक्शन करवाने के लिए तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने के पाबंद हैं। मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। इस तरह से जो इलेक्शन कमीशन है, अब मुंशी कहने के ऊपर माइंड करते हैं तो मैं असिस्टेंट कह लूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जिस तरीके से इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं, आज अखबारों की हेडलाइन अजीबो गरीब है कि जी GHQ ने कह दिया है हम फौज वो नहीं देंगे, रेंजर्स नहीं देंगे, फाइनेंस कह रही है हम पैसे नहीं देंगे। आइन का आर्टिकल 220 वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पे अमल दरामद होना है। किसी इदारे के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो इनकार करे कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। दूसरी जानिब सियासी धींगा मुश्ती से हटकर देखें तो मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक अवाम एक कर्ब में दिखाई देते हैं। बाजारों में अशिया तो मौजूद हैं, मगर कीमतें वहां पहुंच चुकी हैं कि लोगों ने सिर्फ अशिया जरूरियात के लिए ही बाजारों का रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन हुकूमत इस सब का इल्जाम साबिक हुकूमत पर रखकर बरियोजिम्मा हो जाती है। गुज़िश्ता दिनों साबिक वजीर आजम इमरान खान अपनी एक स्पीच में इस बात की वजाहत कर रहे थे कि महंगाई दहशतगर्दी की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की होती है। अगर हम हुकूमत में होते तो इन सवालात के जवाबदेही हमसे होती, लेकिन अब जिम्मेदार वो है जिनके हाथ में हुकूमत है। उन्होंने क्या कहा है, ये वो भी सुन लेते हैं। जब हम इक्तदार में नहीं है, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया, सवाल यह है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ। 2013 से हमारी गवर्नमेंट थी पख्तूनख्वा, जो सबसे बड़ा सूबा जो तबाही में थी। 2013 से 18 तक
जरा दहशतगर्दी देख लें कि पख्तूनख्वा में कितनी हुई हमारे दौर में। और 2018 से अब तक हमारी जब गवर्नमेंट थी, मुझे यह बता दें कितनी दहशतगर्दी थी। तो आज आप हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब वो क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या, क्योंकि आज दहशतगर्दी बढ़ गई। ये बिल्कुल इसलिए है, इसी तरह है, जिसके ऊपर अभी मैं इसके बाद आऊंगा, कि जनाब इन्होंने पता नहीं आज जो माशी बुरहान आ गया और जो तबाही मच गई है पाकिस्तान में, जो लोगों की उम्मीद ही मुल्क से चली गई है, जो माशी हालात हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी वजह से हुआ है। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है। जी, अब तो सवाल ये उठता है कि सवाल किससे किया जाए। तुर्की में आने वाले बदतरीन जल्जले के बाद यूक्रेन, वो मुल्क जिससे तुर्की की झड़पें कई दिन से जारी थी, उसने भी तुर्की में अपने मुल्क से जल्जला जदगान की मदद के लिए टीमें भेज दी हैं। मगर पाकिस्तान में ये होता है कि सैलाब जदगान के लिए मौजूदा ऑपोजिशन जो है वो भी रिफ्ट्स पाल के रखती है, और उसके ऊपर जो इदारों के साथ जो मामलात हुए हैं वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक मुल्क के अंदर होते हुए सारी सियासी जमातें एक साथ नहीं बैठ पा रही, और साथ ही सवाल ये है कि पाकिस्तानी अवाम की हालत इज़्ज़ार पर क्या हमारे सियासतदान फराखदिली का मुजाहरा करते हुए एक साथ नहीं बैठ सकते और एक दूसरे के साथ नहीं डायलॉग कर सकते। ये वो सारे सवाल हैं जिन पे बात करूंगी। जी, सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब है जी, साथ ही मुझे सेंटर से कामरान साहबा ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी से। सेंटर से कामरान साहबा, आपकी तरफ सबसे पहले आती हूँ। मौजूदा सूरत हाल में सेंटर साहबा, माशी जो दबाव है वो बहुत ज्यादा है। बिलावल साहब ने भी कल एक बात की कि IMF भी इस सूरत हाल को देखे, और हैविंग सेड दैट, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी जो हालात इस वक्त इमर्ज हुए हैं, क्योंकि आप सब लोग इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, सारी जमातें, तो फिर इन मुश्किल हालात से आखिरकार कौन निकालेगा पाकिस्तान को? कैसे हालात बेहतर होंगे कि सो फार अब तक जो सूरत हाल है उससे कोई कंक्लूजन नजर नहीं आता। जी, सेंटर से कामरान साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? सेंटर साहब, आप मुझे सुन सकती हैं? अच्छा, चले, सेंटर साहब कामरान साहिबा की आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मूविंग टुवर्ड्स डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब की तरफ मैं जाऊंगी। इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है। ओके, इफ्तिखार दुरानी साहब, सवाल ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है मौजूदा, उसमें माशी जो बहरान है और जो पॉलिटिकल रिफ्ट्स हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप बड़े एक लर्नेड आदमी है, क्या लीडरशिप को इस बात के हवाले से नहीं समझा रहे या सजेस्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं कि जो इस वक्त हालात हैं उसके पेश नजर सबको मिल बैठना चाहिए मुल्क व कौम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा ख्याल है कि ये हमारे जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद बजाते खुद और फिर अपने फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, शौकत तरीन साहब के थ्रू, उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को बताया, समझाया और मुतनब्बे किया। और मुझे वर्ड एग्जैक्टली याद है जो कहते हैं, जिन्होंने यूज किया था, उन्होंने कहा इकोनॉमी टेल स्पिन में चली जाएगी। ठीक है जी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ रजीम चेंज का, तो अभी हमने जाके अपने आप को संभाला है, तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल आ जाएगी। तो इस वक्त की जो हुकूमत है, जो उस जमाने में जो अपोजिशन थी, जो PDM है, ये नारे मारते हुए लॉन्ग मार्चेस करते थे कि जी महंगाई बढ़ी है और हम तो बड़ी तजर्बेकार लोग हैं, हमने तो दुनिया ठीक कर दी है, ये तो पाकिस्तान है, मसला ही कोई नहीं है, हमें आने दे। इमरान खान को तो तरीकाकार ही नहीं पता, नई हुकूमत है, नए लोग हैं, इनको तो समझ ही नहीं है। जिसने जब हमें इकॉनमी मिली थी रिदा 2018 में, वो माइनस में थी, जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी थी, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी, वो नेगेटिव में थी। इसका मतलब है मुल्क में इत्तेमाद का, यानी कि इन्वेस्टमेंट का फुकदान था। इंटरनेशनली आदमी एतबार नहीं कर रहे थे। हमने आखिरी 2 साल में 5.7 और 6% की ग्रोथ दी, और ये जो ग्रोथ है 6%, ये मिफ्ता इस्माइल ने अपने जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पब्लिश करता है, उसमें कहा, और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी सारी पॉजिटिव थी। लेकिन ये लोग रोज लॉन्ग मार्च लेके आ जाते हैं। इमरान खान को तो पता ही नहीं हुकूमत कैसे चलाते हैं।
तो जब ये आए तो इनको हुकूमत इनके हवाले हो गई ना, रजीम चेंज के थ्रू जो है अमेरिका की जो है मदद से इन्होंने ये रजीम चेंज कर दिया। उन्होंने सबको बताया इमरान खान ने, ये ऐसी कोई बात थोड़ी थी कि जो कुछ ढकी छुपी बात थी, सबको पता था जब ये आएंगे तो सूरत हाल इनसे मैनेज नहीं होगी, कोई नई हुकूमत को टाइम चाहिए होता है चीज़ें देखने के लिए। लेकिन ये उस वक्त बाजिद थे कि जी हमने हुकूमत में आना ही आना है और इमरान खान को जाना ही जाना है, क्योंकि उनको पता था कि इनके केसेस जो करप्शन के केसेस थे उनका फैसला करीब है और ये लोग जेलों में चले जाएंगे। तो मुल्क का किधर सोचा, ज़ात का इन्होंने सोचा और ज़ात के लिए है। अभी ये सारी 13 जमातें मिलकर ठीक करें इस काम को, ये खुद तो कह के आए हैं कि हम ठीक करेंगे, तो करें। हमारी इनके लिए जो है दुआ है कि ये ठीक कर लें, हम दुआ गो हैं, क्योंकि हम इनको समझते हैं कि ये मसले का हिस्सा है, मसले का हल नहीं है। देखे ना, पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान आज से 50 साल पहले कहा था हम देंगे, ना उन्होंने रोटी दी ना उन्होंने कपड़ा दिया, जो रियासत था वो भी छीन लिया। वो निकले थे एशियन टाइगर बनाने के लिए जो नून लीग वाले थे, तो हम तो जो जहाँ पे आगे थे भी साउथ एशिया में उससे भी पीछे रह गए। तो अगर इन्होंने मसाइल हल करने थे तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान का मसला क्रिएट किसने किया था। तो इसलिए कोई ऐसी बात है नहीं करने वाली कि ये लोग हमें, क्योंकि देखिए ये दो तनाजर हैं रिदा, एक जो है वो है जो ज़ात की मफाद के लिए है, यानी कि आप अपने ज़ाती पैसे बढ़ाएं, आप अपनी जायदादें बढ़ाएं, आप अपनी दौलत बढ़ाएं, और एक है अवामी फलाह का सोच। हमने रिदा ये जो टाइम है हमारा, जब ये आपने मरियम नवाज से क्लिप भी सुनाया, 2013 में ना ये जो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, ये दहशत गर्दी की बदतरीन सूरत हाल में था, और इस सूबे में हमें जब हुकूमत मिली हमने इसको एक मॉडल सूबा बनाया, और तारीख में पहली दफा किसी को जो है सूबे ने दोबारा इलेक्ट किया किसी हुकूमत को, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, क्योंकि हमारी बड़ी एग्लिटेरियन सोसाइटी है, लोग बड़े सोच समझ के वोट करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन उन्होंने इमरान खान पे एतमाद किया। अभी ये लोग हैं, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने आके हेल्थ कार्ड खत्म किया। आपको आइडिया है कि हमारे तकरीबन 38 लाख लोगों ने तकरीबन 3.5 साल में पंजाब में हेल्थ कार्ड से जो 10 लाख की इंश्योरेंस है उससे इलाज कराया, और 19 लाख लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में इलाज करवाया। इनका अप्रोच तो पब्लिक अवाम है ही नहीं, इनकी तो सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है वो ज़ात के लिए है। मैंने नहीं सुना, आज आपने बड़ी अच्छी बात की कि मरियम नवाज ने ना ये नहीं बताया कि मैं हज़ारे के लिए क्या लेके आया हूँ, उन्होंने सारा जो झूठ का पलंदा था वो बीच में किसी ने नारे भी लगा दिए, मरियम के पापा चोर हैं, वो भी लगा रहे थे लोग, तो वो उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि हज़ारे के लिए क्या होगा, क्योंकि आप भी तो 30 साल हुकूमत में रहे हैं, हज़ारे में भी आपकी हुकूमत रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भी आप रहे हैं। आज तो आपके जो गवर्नर थे और जो आपके चीफ मिनिस्टर थे उस आपकी गवर्नमेंट के, वो तो आपको छोड़ गए मेहताब अब्बासी। अगर आप इतने ही बड़े चैंपियन थे तो मेहताब अब्बासी को छोड़ के चले गए, तो हज़ारे ने भी उनको जवाब दे दिया। इस वक्त ज़ात की मफाद और अवामी मफाद की एक बहुत सीधी जो है जिसे कह सकते हैं एक डिफरेंस है। अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, ये ज़ात के लिए खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस पर कोई गुफ्तगू है नहीं है। अगर आप अवाम का सोचेंगे तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, सेंटर साहब कामरान साहबा की तरफ जाती हूँ। सेंटर साहबा, आपको अब आवाज आ रही है मेरी? सेंटर साहबा वो मैं सुन सकती हैं? आई डोंट नो कि उनको आवाज क्यों नहीं जा रही, मुझे उनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है जी। चले जी, मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है तो एक ब्रेक ले रही हूँ, कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी इफ्तिखार दुरानी साहब से मैं बात कही थी, सेनेटर राना मकबूल साहब भी मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। राना मकबूल साहब, मैंने आज वो आगाज में बात भी की, मरियम नवाज साहिबा जो है आज गई एबटाबाद, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल वहां बनी, सरदार मेहताब अब्बासी साहब जिस तरह से नाराज हुए हैं, और जो सारी सूरत हाल है, एक तरफ ये पॉलिटिकल रिफ्ट्स हैं जो कि सामने नजर आ रही है, दूसरी तरफ मईशत का मामला है। अब कहा जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि IMF से हम तीसरे फेज में हैं, फाइनल राउंड है आज, अच्छी खबर देंगे सागदार साहब कह रहे थे। क्या अच्छी खबर होगी वो? क्या पेट्रोल की और डीजल और बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं?
फॉर द पुअर क्लास इसकी इलेक्ट्रिसिटी की और बाकी टैरिफ में, तो उसमें फर्क पड़ेगा। और बाकी सबसे ये है कि लिड उठने वाली बात है ना, ये जो इनहिबिशन है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करता IMF तो बाकी लोग भी फिर रिलक्टेंट हो जाते हैं। जब ये लिड उठ जाएगा एक आध दिन में, तो बाकी जो पहले जिन लोगों ने को कमिटमेंट की हुई थी वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी, लाइक चाइना, लाइक सऊदी अरेबिया, लाइक UAE एंड अदर्स। इसलिए जो है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी सूरत हाल। आप इसी वजह से एक ट्रेंड भी देख रहे हैं मार्केट में, थोड़ा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी आपने देखा है काफ़ी एक्टिव रही है आज, और साथ ही साथ डॉलर की जो वैल्यू है पहले से कम हो रही है। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं टू बिगिन विथ। तो एक दिन में या 2 दिन में या हफ्ते में तो ये नहीं होगा ना, लेकिन अगर ये ट्रेंड इंशाल्लाह बन गया तो उससे सूरत हाल जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और नेचुरली एक कैफियत तो क्राइसिस की है, बट क्राइसिस जो है इंशाल्लाह डाइल्यूट होता जा रहा है, होगा और बेहतर हो जाएगा पहले से। अभी आपने वो पॉलिटिकल जो डिसेंशंस की बात की है, ठीक है, वहाँ उनका अमीर मुकाम से काफ़ी पुराना रहता है। और अमीर मुकाम जो है पार्टी ये समझती है कि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है। कुछ लोग पड़े हुए हैं, इनकी सुलह भी हो जाएगी, और कुछ नहीं, ऐसी बात को इतनी बड़ी नहीं। ये पॉलिटिकल जो हैं होते रहते हैं। आप देखें जो बड़ा हमारे दोस्त दावा करते हैं उनके लोग किस तरह गए थे, यानी कि जस्टिस वजीरुद्दीन आ गए और फिर वो वापस आ गए हैं, वो जो हमारे लॉयर हैं अहमद खान साहब। तो ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है, थोड़ी देर के लिए जुड़ना, फिर ज़्यादा देर के लिए जुड़ना, थोड़ी देर के लिए बिछड़ना। ये पार्टी जो है लाइफ लॉन्ग किस्म का फिनोमेना होता है, जो एक दिन की बात नहीं होती। तो डिफरेंसेस ओपिनियन हो जाते हैं, वे ठीक भी हो जाते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ना इसको ज़्यादा मैग्नीफाई करने की ज़रूरत है। बाकी मरियम जो है कन्वेंशन वो जलसे तो नहीं कर रही, जो पब्लिक कन्वेंशन में उनको रिस्पांस मिल रहा है। अभी जो एक वैक्यूम था पहले PMLN की रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से, वो वैक्यूम फिल होता जा रहा है। और नेचुरली वर्कर जब पार्टिसिपेट करेगा तो अपने आप को रीएसोशिएट करेगा अपनी पार्टी के साथ। तो ये एक्टिविटी चल पड़ी है, और ये एक दिन में इसका रिजल्ट तो नहीं आएगा, इसका रिजल्ट तो आएगा, लेकिन बहरहाल पार्टी जो है दैट इज ऑन द पाथ टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ अफ्रेश। लेकिन उसमें सेंटर राना मकबूल साहब आप कह रहे हैं कि जी रिफ्ट्स होते हैं वो, लेकिन बड़े ज्यादा रिफ्ट्स नजर नहीं आ रहे। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब का टक्कर लेना, फिर उनकी बातें, फिर उन्होंने सागरा साहब को बड़ा क्रिटिसाइज किया। हो जाती है इसमें, आप पता है इंडिविजुअल्स भी आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुने ना, अर्ज तो सुन ले मेरी, अर्ज तो सुने। फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हट गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये सरदार मेहताब अब्बासी साहब, तो ये नजर आ रहा है जो अपेरेंटली क्या कहा, सुने तो मेरी तो सुन ले ना, अर्ज तो सुन ले, अर्ज तो सुन ले मेरी। मैं कह रही हूँ कि अपेरेंटली नजर ये आ रहा है कि जो मेन आपकी सीनियर लीडरशिप है पॉलिटिकल, वो इस बात से ऑफेंड है, नाराज है, या डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है कि मरियम नवाज साहिबा सडनली आके चीफ ऑर्गेनाइजर बन के सारे जो है वो फैसले वो करें अकेली। देखिए ये हो जाता होता है, जब बेनजीर बनी थी तो आपको पता है वो अंकल जो थे, ये बेचारे अंकल तो नहीं, ये तो बड़े लॉयल लोग हैं ना। अंकल का क्या था एटीट्यूड आपको पता ही है ना। तो ये पॉलिटिक्स में होता है, लेकिन बेनजीर कामयाबी से उसने अपनी पार्टी को चलाया, 2 दफा वो हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर बनी। ये चूंकि एक नया फिनोमेना, थोड़ी सी एडजस्टमेंट पे वक्त लग जाएगा, लेकिन मरियम चूंकि बहुत ज्यादा हम्बल किस्म की लीडर है, वो सबको मना भी लेगी, परसुएट भी कर लेगी। इसलिए दोस्तों को इस पे मुतमईन रहना चाहिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। पार्टी जो है इस तरह की डिसेंशन से डाइल्यूट नहीं होती, ये चलेगी इंशाल्लाह, पहले से स्ट्रेंथन होती जाएगी। एक नई जैसे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, उसका वापस आना जो है जैसे ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर द पार्टी। तो आप देखें चीजें कंसोलिडेट होती जाएंगी। जी अच्छा, डॉक्टर इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि एक तरफ आप लोगों ने असेंबलियां ब्रेक की और तोड़ी, सारी डिसॉल्व की, सॉरी, और उसके बाद जो है आप लोगों ने एक के बाद एक जो फैसले किए,
अब जेल भरो तहरीक की बात कर रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल फैसले लिए जा रहे हैं उसमें एक तासुर ये दिया जाता है कि जी चौधरी परवेज इलाही और वो सब नहीं चाहते थे कि इस तरह से डिसॉल्व की जाए असेंबलियां, और सब बता रहे थे आपको लोगों को और चेयरमैन साहब को खासतौर पे कि देखें किस तरह से ये मसले मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं जो आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, डिस्कस भी किया कि ये सब वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। और खान साहब से भी मेरी मुलाकात भी हुई 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने इस बात पे कहा कि जी हमें पता था कि ये इस तरह से होने वाला है, और सारा तो जब पता था और फिर अब ये सारे सर्कमस्टेंसेस जो डेवलप हो रहा है, ऐसी सूरत हाल में मैंने देखे आपसे फिर सवाल आपसे भी करूंगी, बड़ा ये इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने खान साहब से भी किया, उन्होंने तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया आर्मी चीफ को, लेकिन देखिए इससे इस बात से खाली बात नहीं हो जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की हकीकत है। मैं डेवन से आप लोगों से सवाल कर रही हूँ, अगर आप वहां लड़ाइयां करते रहेंगे, रिफ्ट्स आप लोग की जारी रहेंगी, तो कैसे मामला हल होंगे? देखिए, पहली बात ये कि सियासी तौर पे ये बड़े सोचे समझे हुए फैसले हैं। आपका नुक्ता नजर डिफरेंट हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है, ये हमारा देखिए अपना ओपिनियन होता है। लाइफ सोशल साइंस है ना, ये नेचुरल साइंस तो है नहीं है कि जिसमें 2+2=4 ही होने। तो उसमें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो हमारी एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट पार्टी है, ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है, और हमारे लिए जो इक्तिदार में रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि जी इक्तिदार में ही हमने रहना है। इक्तिदार एक जरिया है ताकि आप अवाम का फायदा पहुंचा सकें। हम ये समझ रहे थे कि मुल्क को नुकसान ज्यादा था हमारे असेंबलियों में रहने से बनिस्बत फायदे के, काउंटर प्रोडक्टिव था। हम ये समझ रहे थे कि ये जो असेंबलियां जो इधर नो कॉन्फिडेंस मूव आई है, वो नो कॉन्फिडेंस मूव जो है इंजीनियर्ड मूव है, रजीम चेंज के थ्रू इनको लाया गया, हम गलत किया गया। पूरे पाकिस्तान में सिंध हाउस में जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई, फिर उसके बाद जो लाहौर में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, फिर उसके बाद फैसले भी आए, वो लोगों ने देखा। अभी एक प्रिंसिपल पोजीशन है कि जी एक रजीम चेंज हो गया तो एक सियासी कुव्वत क्या करेगी, मैक्सिमम उसके पास क्या है? मैक्सिमम यही है कि वो ओहदों से इस्तीफे दे देगी कि यार हम नहीं मानते हैं। क्योंकि आपने कल को जमहूर के सामने जाना है तो आपसे तारीफ में पूछा जाएगा आप लोगों ने क्या किया, कि जी हम उसी में शामिल हाल हो गए। नहीं, हम नहीं हुए, हम अलहदा हो गए। इसी तरह जब हमने देखा इस इमरान खान साहब ने अपने जब प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, क्योंकि असेंबली जो जमहूरियत का हुस्न जो है और ताकत जमहूर है, जो अवाम है, उन्होंने फैसला किया कि अवाम के पास जाएं, बेहतरीन एक अच्छी ताकतवर हुकूमत जो है दोबारा आए, और जो भी आए, हमारा जरूरी था तरीके इंसाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन करके दोबारा जो है असेंबलियां इकट्ठी कर दी हैं। अभी ये जो लोग थे ये तो दावा करके आए थे कि जी हम दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। हमने जब देखा कि ये तो इनसे काम ही नहीं हो रहा, ये तो तजर्बेकार टीम जो 50 साल 40 साल से हुक्मरान जमात इनकी रही है, हुक्मरानी करती रही है, इन लोगों ने तो लोगों का जीना दोबर कर दिया। अच्छा, उसमें सबसे जो है जो वाइज डिसीजन ये था कि आप वापस इलेक्टोरेट जो आपका जमहूर है उसके पास जाएं और उनसे कहें कि आप फैसला करें, जो बहुत लॉजिकल है। कन्वेंशनल पॉलिटिशियन क्या सोचेगा, वो कहेगा जी मैं इक़्तिदार को जितना टूल दे दूं, जो इस वक्त पीडीएम कर रही है वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं कर रही है। मैं सेनेटर साहब ने बहुत अच्छी बातचीत की, बड़ी पॉजिटिव बात की, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन ये चीज इनसे रुकेगी नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप 8-10 माह में जो जो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए वो दो चीजें हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी है और लेजिटिमेसी है। अनफॉर्चुनेटली रिदा, ये दोनों चीजें इस हुकूमत में नहीं है, इंटरनेशनली भी नहीं है और लोकली भी नहीं है। इस वक्त कहीं पे भी इनके पास जो है वो जिसे कहते हैं कि लेजिटिमेसी का फुकदान है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे आगे। हम दुआ गो हैं, हमें खुशी होगी कि मसाइल कम हो जाएं, लेकिन हुकूमत का काम है बेसिक सर्विस डिलीवरी। रिदा, सबसे पहला काम क्या है कि हुकूमत का काम है कि आप बेसिक सर्विस डिलीवरी ठीक करें। इस वक्त अपने स्क्रीन पे नीचे देखें, वो बताएंगे पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल शॉर्ट है, ठीक है जी, आटा कम हुआ है जी, आपको गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं, बिजली की बढ़ेगी, और कल जब ये साइन होगा जो आपके ऊपर महंगाई का तूफान आएगा। देखें, ये जो आपकी अभी जो डॉलर का जंप हुआ है 35-40 रुपए का अचानक सा, इसका असर रिदा 3-4 महीने बाद आपको मार्केट में फील होगा।
ये जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएंगी ये आपको 2 महीने बाद फील होंगी, ये वो फील है जो पहले से आ रही है। तो इसमें सबसे बेहतरीन फैसला ये था कि आप जमहूर की तरफ जाएं। अच्छा, ये अपना इक़्तिदार को तूल दिए जा रहे हैं, आप अवाम के पास जा नहीं रहे। अवाम मुश्तिल भी है, अवाम नाराज भी है, और वो ये चाह रही है, क्योंकि देखें जो बंदा 20,000 में गुजारा कर रहा था वो उसके लिए कुव्वत खरीद अभी 10,000 की हो गई है, बिकॉज 50% इन्फ्लेशन बढ़ गई है इस मुल्क में, क्योंकि ये लोग अवाम का सोच भी नहीं रहे हैं। इस वक्त आप जाएं मार्केट में, आप लोगों से पूछें दूध, अंडा, डब रोटी, जो ये रोटी, नान, मतलब कि कोई चीज आप उठाएं वो डबल हो गई है। मतलब मेरे घर का खर्चा डबल हो गया। जब मेरे जैसा बंदा जो मिडिल क्लास का है उसका डबल हो गया, तो गरीब बेचारा कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो इसलिए इमरान खान के पास जो हल ये था कि आप अवाम के पास जाएं, जो इस वक्त जो अवाम मुश्किल में है, कम से कम एक तरीका हो जाएगा कि एक नई हुकूमत को वोट इन कर दे, भले जो भी हो, लेकिन कम से कम लेजिटिमेसी तो होगी ना। ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सोच भी नहीं रहे हैं, ना इस तरफ जा रहे हैं, बल्कि ये दिन ब दिन तूल देना चाह रहे हैं। इस वक्त गिरदा हालत ये है इस मुल्क की, इलेक्शन कमीशन कहता है जी मैं इलेक्शन नहीं करा सकता, फौज कहती है मैं फौज नहीं दे सकते, रेंजर नहीं मिल सकती है, अदलिया कह रहा है कि जी आपको DRO नहीं मिल सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री हुकूमत कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब कि एक पूरा का पूरा एक आईनी जो आपका वो रिक्वायरमेंट है, आप इनहराफ कर रहे हैं आइन से, अवाम की तरफ नहीं जाना चाह रहे और कोई सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि मैंडेटेड नहीं है आइन में। मुझे बताएं कि आया ये जो लोग हैं पाकिस्तान के अवाम जो हैं, ये कोई उनकी समझ में कमी लग रही है आप लोगों को? उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जाती मफाद के लिए इक़्तिदार में हमारा सोच नहीं रहे हैं। तो इसलिए बेहतरीन फैसला ये था इमरान खान साहब का कि जी वो अहमियत तोड़ दें, और ये एक नॉन कन्वेंशनल तरीका है। कोई भी कन्वेंशनल पॉलिटिशियन कहेगा इक़्तिदार को तूल दे, नॉन कन्वेंशनल जो पब्लिक वेलफेयर की बात करेगा वो इमरान खान करते हैं, और इमरान खान का असूल है, इसी में इनका यकीन है, तो उन्हें तोड़ दें। रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, देखिए रिदा, मैंने, आपने, सेनेटर साहब ने, हमने इस दुनिया में, आप तो अभी यंग है माशाल्लाह, हम लोगों ने कुछ ज्यादा लंबी उम्र तो नहीं है। ये जो टाइम है ना आपका बिटवीन, जो तारीख जब लिखी जाएगी, आपका ख्याल है कि ये जो रजीम चेंज है ये लिखा नहीं जाएगा? बड़ा लिखा जाएगा। अमेरिका ने 77 मुल्कों में रजीम चेंज की हुई है, तो आप ये चाहते हैं कि जी हम जो ये मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ है उस पे तारीख में हम खामोश हो जाए क्योंकि मैंने इक़्तिदार में आना है। अगर ये बात है तो फिर तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, लेकिन आपने तारीख में दाएं जानिब रहना है कि जी मेरे मुल्क के साथ जाती हुई है, मैं खड़ा रहा, तो फिर इमरान खान का रास्ता। और देखें ये जो फैसला है कि जी आगे बढ़ने का, ये एक वो तरीक़ेकार है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, मैं भी आपको बता दी, तमाम स्टेक होल्डर कह रहे हैं जी इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इसमें मुझे बताएं किसी के साथ आपने दोस्ती कर लेनी या किसी से बात करके आपने क्या ले लेना? जब एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन है, लोग समझते हैं बंद कमरों में कि हम बड़ा ज़बरदस्त फैसला करते हैं और मुल्क को ले जाएंगे, तो उसमें गुफ्तगू या क्या बातचीत करनी हो आप हमें समझा दें, शायद हमारी समझ से ज्यादा आप बेहतर समझते हैं, हमें समझा दें। अच्छा जी नाजरीन, अब इफ्तिखार दानी साहब की भी आवाज चली गई है, चले मैं इसके साथ, चूंकि मैंने ब्रेक पे भी जाना है तो ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू करती हूँ अपने दोनों मेहमानों के साथ। स्टे ट्यून। वेलकम बैक जी। राना मकबूल साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, लाउड एंड क्लियर जी, आपकी तरफ वापस आऊंगी। अच्छा राना मकबूल साहब, अब एक तरफ आज तो कोर्ट ने भी, चीफ जस्टिस ने भी कह दिया है ना कि इमरान खान साहब को बुला के पूछेंगे कि असेंबली में नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अभी जैसे इफ्तिखार दानी साहब कह रहे थे कि आप लोगों ने चीजें ठीक करनी थी, इसलिए खान साहब जो है वो ये समझते थे कि जी ये सिस्टम नहीं चलना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और जो भी मेजोरिटी में आता है वो आए, और फिर उसके बाद रूल ऑफ लॉ की बात हो और गवर्नमेंट चलाने की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, सारी चीजें हो जो कि नजर नहीं आ रही। अब इस सारी सिचुएशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है राना मकबूल साहब, वो ये कि जैसे अब APC रखने की बात हो रही थी, APC में जाहिर सी बात है APC क्यों करते हैं, ताकि सारी पार्टीज आ जाए। तो असल उसका तो मोटिव हुकूमत के लिए यही था कि PMLQ और PTI बैठ जाती साथ में, क्योंकि बाकी तो सारी जमातें सकाब के साथ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
जमन में भी नजर नहीं आया कि वो सीरियसनेस, और फिर वो डेट्स चेंज होती रही और फिर वो पोस्टपोन्ड ही हो गई। तो आखिरकार ये जो फैसले हैं ये किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं हुकूमत के इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर, जब वो वाकई चाहें कि चीजें करा सकें? क्योंकि देखिए ना, एक तरफ एपीसी में दावत देते थे वजीर आजम, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब के भी स्टेटमेंट जैसे आते थे वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते थे, कॉन्ट्राडिक्शन थी उनमें आपस में। मैं थोड़ी सी अर्ज कर लूं, ये अभी दुरानी साहब ने फरमाया, बड़े पढ़े लिखे शख्सियत हैं ये, मैं इनको सुनता रहता हूँ। ये जो जी मिजरी की बात की है इन्होंने, और जो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस की बात की है, और खास तौर से डेली यूज की चीजें जो हैं, आपको पता है कि इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का क्या रोल होता है? और दोनों बड़े सूबों की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इनके पास थी थ्रू आउट। थोड़ा सा 1 महीने का पैच जो है इसका, या 1.5 महीने का हमजा साहब का, तो आपको पता है कि जो इन्फोर्समेंट करनी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी होती है। आटा जो बड़ा इशू बना हुआ है, उसमें गंदम जो है वो गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास होती है, गोडाउन उनके पास होते हैं, फ्लोर मिल्स उनके पास होती हैं, परचेज वो ज़्यादा गंदम वो खुद करते हैं। इसलिए देखना ये है कि क्यों मैनेजमेंट, हमने देखा, हम भी इस फील्ड में रहे हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन उठती थी जिसमें मार्केट कमेटीज के लोग होते थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, इंफॉर्मेशन लेके वो होर्डर्स की तबीयत साफ कर देते थे, और मिलियंस ऑफ टन जो है गंदम रिकवर होती थी। आपको पता नहीं है कि जब हाड़ी की फसल आती है तो होर्डर जो है वो सस्ती गंदम खरीद के उसको छुपा लेता है, स्टोर कर लेता है। जब सर्दियां आती हैं तो फिर वो अपनी मजे से अपनी महंगी बेचता है। वो किसने रोकनी थी? जो स्मगलिंग हुई है, क्या स्मगलिंग जो है वो इस्लामाबाद की गवर्नमेंट ने रोकनी थी? बात यह है कि अब आप देखें, जो डेली सब्जियां जो है ये हर रोज हर गरीब आदमी की भी जरूरत है। आपने कभी देखा है कोई मैनेजमेंट कमेटीज को, मार्केट कमेटीज पंजाब में या केपीके में को काम कर रही हो? देखा आपने कभी? बेसिकली बात यह है कि हमें बात जो है सही मायनों में शेयर करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक नहीं है, तो इन्फोर्समेंट की पॉलिसीज तो उससे भी ज्यादा खराब रही हैं केपीके में और पंजाब दोनों में। ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है तमाम चीजों के ऊपर। अब अगर पंजाब गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट कुछ काम करना शुरू कर देती है, जैसे आप देखें अभी उन्होंने डीजल की बात की, जो रोका है लोगों ने कि ताकि रेट बढ़ेंगे और हम और ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, अब उनकी तबीयत साफ होनी शुरू हो गई है, जुर्माने भी हो रहे हैं, राउंड अप भी किए जा रहे हैं। आप देखें 2 दिन में ये जो सारे का सारा जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, डीजल है, सब बाहर आ जाएगा। इन्फोर्समेंट तो आप करने की कोशिश करें ना, इन्फोर्समेंट करने की कोशिश नहीं हुई है सही मानों में। तो बाकी आपने बात की है ये आपस में बैठने की, मेरा व्यू हमेशा से ये रहा है कि यानी कि जंगों के फैसले जो है पार्ले टेबल्स पे होते हैं, इसके बगैर कोई चारा था ही नहीं। शायद चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट होती ही ना अगर आपस में कम्युनिकेशन रहती, क्योंकि खान साहब ने तो डे 1 से बहुत ज्यादा सख्त लहजा इस्तेमाल किया, उस वजह से रिएक्शन के तौर पे उन लोगों ने भी कुछ थोड़ा बहुत किया। लेकिन ये तो बहुत एक तरह से जो होता है ना जनरल जागन, वो यही था, चोर फलाना 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 फलाना, जो आम हालात में बंदा नहीं कर सकता बातें। स्टेट्समैन को या पॉलिटिशियन को, इस लेवल के पॉलिटिशियन को ये जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जुबान का असर होता है लोगों के ऊपर। अब जो उनके फॉलोअर हैं वो भी यही जुबान इस्तेमाल करते हैं। चोर और डाकू कहने के अलावा उनकी कोई इबारत, कोई गुफ्तगू, कोई कॉन्वर्सेशन, कोई कम्युनिकेशन मुकम्मल नहीं होती है। यानी कि नक्शा गुफ्तगू का, जिससे हमें फिर अंदाजा होता है कि हम किस तहजीब से ताल्लुक रखते हैं, हमारा तबद्दन क्या है, हमारे उस्तादों ने हमें क्या ट्रेनिंग दी है, हमारे उस्तादों ने हमें कौन सी जुबान सिखाई है। आप सख्त किसी के मुखालिफ हों, लेकिन अल्फाज का चुनाव तो बेहतर करें ना। आप अपने डिक्शन को बेहतर करेंगे, इससे कम्युनिकेशन आपकी बेहतर हो जाएगी। हल वही है कि फाइनली बैठेंगे तो ये मामला तय होगा। आपको याद है मुस्लिम लीग के कई जो सीनियर्स हैं उन्होंने कई दफा कहा था कि आप आए, बैठते हैं, आपको इलेक्शन की ये डेट जो हर आखिर रही है इसको हम रिकंसिडर भी कर सकते हैं। उसमें इश्यूज हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का अपना एक कोई फैसला हुआ है, और कई तरह के इश्यूज हैं तरह तरह के, जिसने कहा जी कि पहले आप ये करा लें जो है कंसेंसस क्या होता है, सेंसस करा लें,
और सेंसस के बाद जो है वो हल्का बंदियां करा लें, ये वो, इन सारी बातों के ऊपर आप बैठ के तय करेंगे तो हो जाएगा ना। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर ऐसे नहीं होगा, फिर कॉम्प्लिकेशन होगी। अब ये कोर्टों का मामला नहीं है, कोर्टें कहाँ करेंगी, क्या क्या करेंगी। ये तो पॉलिटिशियंस आर, उनका एक इन्फ्लुएंस होता है, उनके पीछे फॉलोअर्स होते हैं, उनको हौसले के साथ एक रोल प्ले करना चाहिए। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा भला करने के अच्छे नताइज नहीं निकलते। मैं अभी भी इस चीज़ का कायल हूँ कि कल अगर कोई होती है जे तो जाएं, खुल के बात करें। अगर खान साहब खुद नहीं जा सकते, वो उनका टांग ठीक नहीं है, तो अपनी अच्छा डेलीगेशन भिजवा दें, जाके हौसले से बात करें, वहां से भी आएगी। उन लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप बैठ जाएं और बैठ के इन इश्यूज को तय करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर को और कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर अगर ये ऐसे होता रहा ना, पहले भी आपको पता है, तो इसलिए बेहतर है दिस ऑलवेज ऑन द सेफ साइड। और ये फहमो फरासत और दानाई और विजडम का तकाजा ये है कि बैठ के बात कर लें, बजाय इसके कि ये झगड़ा चलता रहे और सब मुल्क और कौम को नुकसान हो। ठीक है, सॉरी डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मिलके बैठ के बात करनी चाहिए। तो ये जो बार बार बुलाने की बात हो रही है, तो आप लोग बैठ जाएं मुल्क और कौम के मफाद में। देखिए रिदा, बात ये कि हमने तो पहले दिन इनको पहले दिन ये कहा था कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें, बाकी तो आप उसके बाद की गुफ्तगू हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम तो पहले दिन से इनको ये कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने हमें कहा कि जी आप आ जाएं, गुफ्तगू करते हैं। जब हमने कहा जी हम आते हैं, इन्होंने हमारे इस्तीफे मंजूर कर लिए, जो कि 10 अप्रैल 2022 से पड़े हुए इस्तीफे थे, इन्होंने उनको मंजूर करना शुरू कर दिया। जो कि हम कह रहे थे, हमने इस्तीफे दिए थे इलेक्शन कराने के लिए, ना इन्होंने इलेक्शन कराए और ना ही इन्होंने इस्तीफे मंजूर किए। वो लगे रहे कहा जी हम आप हमारे से गुफ्तगू करें असेंबली में। जब हमने कहा जी हम आते हैं, उन्होंने कबूल कर लिया, इस्तीफे कबूल कर लिए। तो कहीं से ना नियत वो नहीं है काम करने की रिदा, ये तो दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये अपना इनका एक तरीक़ेकार है जो कि बड़ा पुराना है। मैंने नेचुरली दोनों बड़ी पुरानी पार्टीज हैं, इनकी बड़ी हिस्ट्री है। आप तारीख पढ़ लें, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ लें, आप देख लें, ये बड़े उससे अपने एक जो उनका मफाद है उससे आगे नहीं बढ़ना क्या सोचते हैं कभी भी। मुल्क कहाँ पे आ गया। एक सेकंड इफ्तिखार दुरानी साहब, एक मिनट होल्ड ऑन जी। राना मकबूल साहब, आप कुछ कह रहे हैं? तो मसला भी ना होता। आप तो हर जगह जो है मौलाजट बन के अगर आप करेंगे तो उसके नुकसान होंगे। एक बड़ी ठंडी जुबान इस्तेमाल की जाए, आप देखेंगे उससे मसाइल कितने हल होते हैं। तो आप अगर आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ, मेरा जाती ख्याल ये है कि जिस दिन ये फैसला हुआ है कि पीटीआई वालों ने वापस जाना है, उसके साथ ही धमकियां उड़ा देंगे। उनकी टांगें कांप रही हैं, इनके पसीने छूट गए, इनका खून खुश्क हो गया है। ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? स्टेटमेंट को ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? तो इसका फिर रिएक्शन होता है। आपको पता है जो 25 को हुआ था दुरानी साहब, 25 मई को वो असेंबलियां डिसॉल्व करने लगे थे। उधर से धमकी आ गई कि मैं इनको सीधा कर लेता हूँ, आके मैं इनसे इलेक्शन छीन लूंगा। उल्टा उसका असर हो गया। ये फॉर्मूला जो है ना धमकियां वाला नाकाम हो चुका है। जो मोहब्बत और उल्फत और कम्युनिकेशन का ही फॉर्मूला चलेगा जब चलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप थोड़ा सा ना राना साहब, आप अपना रोल प्ले करें और देखें इसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। मैं आपको ना जाते हुए ना एक किताब का रेफरेंस दे देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्लोज हो रहा है तो थोड़ा सा हमें, क्योंकि आप नफीस इंसान लग रहे हैं और ये बात समझ भी आएगी। ये जो फिनोमेना है ना जो सोशल मीडिया का, एक किताब है हेनरी किसिंजर की, उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हेनरी किसिंजर जो है वो अमेरिका को समझाता है, बड़ी लंबी किताब है, मैं सिर्फ आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। हेनरी किसिंजर ने अमेरिका को बताया, उसने कहा कि जो फिनोमेना है ना सोशल मीडिया का जो आ गया है, जो बेसिकली अभी आपके बच्चों की ग्रूमिंग वो कर रहा है ना, हमारी पेरेंटहुड तो खत्म होगी, सारा सोशल मीडिया पे चला गया है। तो सोशल मीडिया के दौर में अमेरिका वो कह रहा है कि जी इसने पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर दी है, और अगर आप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिजिटल एज का नहीं लेके आएंगे तो ये सियासत आपके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अवाम जो है जिसका लार्जर बेस है वो इन्फ्लुएंस कर जाता है और आपको बुरा भला कहेगा, और ये आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। दूसरा फिर इसके बाद मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इलेक्शन को थोड़ा बेहतर करवा दें, आप सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सर इलेक्शन अनाउंस करें, सब ठीक होगा, हर एक बंदा इलेक्शन में चला जाएगा। बात आप बैठेंगे तो इलेक्शन अनाउंस होगा ना जी।
आपका डिमांड भी यही है और कंसेंसस हो जाएगा, बैठेंगे, बात होगी तो। इस तरह तानों में तो काम खराब हो जाता है ना जी। सर मैंने हमारी डिक्शन गुजारिश की ये बात है, की है, डिक्शन अगर बेहतर होगा तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। कल आप करके देख लें, उसके नतीजे सर हमारी अब एक आ गया ना, एक जंक्शन आ गया ना, बहुत बड़ा नेशनल इशू है टेररिज्म का, तो जरूर जाना चाहिए, खुल के जाना चाहिए। सारी बातें वहाँ होंगी, वहाँ इलेक्शन की बात भी होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन और राणा स्टेक साहब, होल्डर्स भी देखें जी, दुरान साहब, और जो स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, मैं समझता हूँ वो भी आपको सपोर्ट करेंगे वहाँ बैठे हुए जो हैं कि जी ठीक है, इसका हल करें। तो इस राणा साहब मुझे ये बताएं कि जब आप ये बताएंगे, आज मरियम कह रही है कि ये जो धमाका हुआ इमरान खान ने करवाया है, तो अभी मुझे बताएं इमरान खान क्यों जाके बैठेगा? ये सवाल भी आज बोलती है। देखो ये सारी बातें की जा सकती हैं, आपने जाना है वहाँ, ये बात रखे वहाँ हाउस के सामने, ये कहा गया जी, ये आप कह रहे हैं, अच्छा वजीर आजम साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जी 417 अरब रुपए जो डिविजिबल पूल का 1% कमिट हुआ है 7th NFC में, उसमें कह रही 417 अरब रुपए हमने दे दिए, वो कहाँ चले गए जी? अभी बंदे 100 शहीद हो गए हैं, आप आके वहाँ पे जो टोन एंड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि लोगों ने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया उसके ऊपर। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मैं चूंकि प्रैक्टिशनर हूं, मेरे सामने हुआ ये सारा कुछ। अगर देखें, अगर सेफ सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ बन सकते हैं पंजाब में, तो KPK में क्यों नहीं बने हैं? अगर यहाँ लेबोरेटरी किस्म की बन सकती है, वो वहाँ क्यों नहीं बनी है? अगर CTD के इमैकुलेट किस्म के सारे इंस्टॉलेशन और स्टेशन एंड आउटलेट्स बन सकते हैं, वहाँ क्यों नहीं बने हैं? ये मतलब देखने वाली, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, ये बड़ा वीक रहा है PTI की गवर्नमेंट का, बोथ इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट। तो बात ये आप थी मुझे कि बताएं कि ऐसा फुटेज बता दें जो कि आपको ना मिली हुई हो। नहीं था सेफ सिटी, लेकिन आपको फुटेज मिली है कि नहीं मिली है? किस चीज की फुटेज जी? जितना आपका जो वो टेररिस्ट था, जहां से उतरा, जिधर गया, वो फुटेज टीवी ने भी दिखाई और आवाम को भी मिली है। तो अगर सेफ सिटी नहीं है तो आपके पास तो मैकेनिज्म। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं, अगर आप मेरे साथ बैठेंगे तो मैं अपना प्रोफेशनल व्यू आपको दूंगा। जी बिल्कुल ठीक है, जब आप कहेंगे हम इसको बात करें। बैठेंगे तो मैं प्रोफेशनल। चले, मुझे खुशी है कि दोनों जमातें जी मेरे प्रोग्राम के थ्रू बैठ रही है और बात कर रही है और डायलॉग हो रही है जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इसी के साथ आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अपनी मेजबान सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।